स्वागत है और सभी को जोहार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि विगत हम लोग दिनों में HPYC जो छोटे बच्चों को गृह आधारित देखभाल में हम लोग ने पिछले 2 भाग में हमने सीखा है कि वो क्या है और उसी को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और आज हमारे साथ नए प्रशिक्षक हैं जिसमें से रांची जिला की हमारी राज्य प्रशिक्षक दल के तौर पर जसनीता हैं, ऐंद हैं, और हमारे धनबाद जिला के मनोवर आलम हैं, राज्य प्रशिक्षक दल। वो इन आज जो विषय हैं उस पे प्रशिक्षण देंगे, और तो उनका भी इस प्रशिक्षण में स्वागत है। जैसे कि मनीष जी ने बताया कि आज हम लोग पूरक तत्व और टीकाकरण पर एक बात करेंगे। ये सब कोई नई चीजें नहीं है, आप लोगों ने पहले से जान रखा है, पढ़ा है, प्रशिक्षण लिया है, लेकिन उसी पर हम लोग फिर से थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो ORS और IFA सिरप ये कोई दवा नहीं है, ये एक तरह से क्या इसका संपूरण है। और ये चीजें आप लोग जैसे कि इसका राउंड चलता है उस समय आप घर घर छोटे जिन घरों में छोटे बच्चे हैं वहां आप ORS का वितरण करती हैं। फिर जैसे बच्चा 6 महीना का से ऊपर का हो जाता है उनको आप IFA सिरप की एक बोतल देती हैं। तो इसमें देखना है कि अनीमिया क्या है और अनीमिया के क्या कारण होते हैं और इसका क्या प्रभाव होता है। तो बच्चे के शरीर में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम पर DL से कम हो जाती है तब उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? उसमें है प्रसव के समय मां में यदि एनीमिया के कारण आयरन की कमी है, अनुपयुक्त पूरक आहार बहुत जल्दी शुरू किया जाना, उपयुक्त आयरन युक्त पूरक आहार देरी से शुरू किया जाना, आहार में आयरन और आयरन युक्त खाद्य पदार्थों की अपर्याप्त मात्रा, परजीवी यानी कि जिसको पैरासाइट भी कहा जाता है के कारण आयरन की कमी, और खराब पर्यावरणीय स्वच्छता, ये इसके संभावित कारण है। तो उसका हम लोग आगे जानेंगे कि अगर बच्चे में अनीमिया है तो क्या क्या प्रभाव डाल सकता है। तो उसमें है शिशु में सीखने की क्षमता का कम विकसित होना, एकाग्रचित हो ना हो पाना, थकान महसूस करते रहना। फिर है स्कूल में खराब प्रदर्शन एवं भाषा की को ठीक तरह से ना सीख पाना, जैसे दूसरे बच्चे कर पाते हैं उतना ये बच्चे लोग नहीं कर पाते हैं, पिछड़ जाते हैं। फिर इसमें जब ये है तो इसको हम लोग शिशु में एनीमिया है तो कैसे उसका प्रबंधन होगा। शिशु के 6 महीने पूर्ण होने पर IFA सिरप की बोतल उपलब्ध कराना। फिर एक गृह भ्रमण के दौरान माता पिता को IFA सिरप की बोतल में फिट किए गए ऑटो डिस्पेंसर के माध्यम से 1 ml IFA सिरप शिशु को पिलाना सिखाएं। फिर MCP कार्ड में IFA सिरप की बोतल देने की तारीख नोट करना है। शिशु को 1 ml IFA सिरप सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार को देना है, जो आप जानती हैं। फिर IFA सिरप की खुराक देने के बाद MCP कार्ड में पृष्ठ संख्या 27 पर सही निशान लगाना है। फिर शिशु को IFA सिरप की खुराक खाना खिलाने के आधे से 1 घंटे के बाद में देना है। IFA सिरप की खुराक को दूध के साथ नहीं देना है। माँ और परिवार के अन्य देखभाल करने वाले जो होते हैं उनको भी इस विषय में बताना है
और आईएफए सिरप प्रदान करने के महत्व के बारे में भी बताना है। आईएफए सिरप के कारण होने वाली परेशानी यानी कि दुष्प्रभाव, सहप्रभाव जैसे कि काला मल हो सकता है, उसको बताना है। माँ और शिशु की देखभाल करने वाले अन्य सदस्यों को शिशु के आहार में लौह तत्व और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने के लिए भी प्रेरित करना है। ये तो हुआ कि कैसे उनको आईएफए सिरप को देना है और उसका रख-रखाव कैसे करना है, रिपोर्ट कैसा करना है, रिकॉर्ड कहाँ रखना है। आगे हम लोग जानेंगे कि आप लोग जानती हैं कि जिन घरों में छोटे बच्चे रहते हैं, वैसे घरों में आप ओआरएस के पैकेट देते हैं। तो ओआरएस के पैकेट देते हैं तो उनको माता-पिता या तो फिर देखभालकर्ता जो होते हैं, उनको आपको बताना है कि ओआरएस की महत्ता क्या है, कब देना है, कैसे देना है और विशेषकर उसको बनाने के लिए भी आपको बताना है। जैसे कि यहाँ आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। हाथ, स्वच्छ बर्तन होना है, एक्सपायरी डेट देखना है, वैसे चीज़ें सारी चीज़ें हैं। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इसको कब देना है, उसको माँ को समझाएँ कि शिशु को दस्त होने पर साधारणतः ऐसे दिनों में नहीं दिया जाता है, लेकिन दस्त होने पर शिशु को देना है, तो आपको बताना है कैसे बनाना है उसको। पहले 1 लीटर साफ पीने योग्य पानी में ओआरएस का घोल तैयार करना है। शिशु को ओआरएस का घूँट दे और हर 1-2 मिनट में इसे दोहराते रहना है। यदि शिशु ओआरएस की घोल को उल्टी कर देता है, तो उस स्थिति में 10 मिनट तक रुकना है। फिर उसके बाद में फिर पहले से भी और धीमी गति से उसको पिलाना है। फिर स्तनपान करने वाले शिशु को ओआरएस के घोल के साथ माँ का भी स्तनपान भी कराते रहना है और 24 घंटे के बाद में ओआरएस का घोल जो है यदि उपयोग के बाद बच गया हो, खत्म नहीं हुआ तो उसे देना नहीं है, उसे फेंक देना है। फिर प्रत्येक दस्त के बाद ओआरएस की घोल की दिया जाना है, उसकी मात्रा है 2 से 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनका 1/4 से आधा ग्लास ओआरएस का घोल प्रत्येक दस्त के बाद में देना है और 2 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं उनको आधा ग्लास से 1 ग्लास प्रत्येक दस्त के बाद देना है। यदि शिशु उससे भी ज़्यादा की माँग कर रहा है, तो उसे आप ज़्यादा मात्रा में भी पिला सकते हैं। आगे हम लोग टीकाकरण की बात करेंगे। आप जैसे जानती हैं और इस पर आप लोगों के लिए इंसेंटिव भी है और ये आप बहुत बखूबी से कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका इसमें क्या भागीदारी है कि सुनिश्चित करें कि बच्चे का एमसीपी कार्ड में दी गई अनुसूची के अनुसार टीका हुआ है कि नहीं। हर एक बच्चे का उनके पास में एक टीकाकरण एमसीपी कार्ड होता है और उसमें इसका दिया हुआ है कि कब बच्चे को कौन से टीका लगना है। तो आपको ये करना है कि शिशु के एमसीपी कार्ड पृष्ठ संख्या 36 है, को देखकर उसके टीकाकरण की स्थिति को जानना है। माता-पिता को शिशु के टीकाकरण की अगली तारीख के बारे में बताना है कि कब अगला टीका उनका पड़ना है। फिर एमसीपी कार्ड में दी गई अनुसूची के अनुसार यदि शिशु का टीकाकरण पूर्ण ना हो, तो ऐसी स्थिति में माता-पिता को बताएँ कि छूटे हुए टीके कब और किस स्थान पर जाकर लगवा सकते हैं। फिर शिशु के माता-पिता की टीकाकरण से संबंधित चिंताओं का समाधान भी करना है कि यदि ये होगा तो बुखार आ जाएगा, ऐसी चीज़ें भी होती है, तो उसके लिए भी आपको उनको बताना है। इसमें जब भी आप गृह भ्रमण के लिए जाते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप टीकाकरण का जो एमसीपी कार्ड को ज़रूर देखना है। और आगे हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि हाथ धोना। हाथ धोना आप सभी लोग जानती हैं, करती भी हैं और सिखाती भी है, तो इसका ज़रूरी क्यों है, ये चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हाथ धोने का एक दूसरा ये भी है
जैसे कि यहाँ कुछ चरणों में हाथ धोना होता है। हाथ सभी लोग धोते हैं, लेकिन जब हम आप लोगों की सहिया दीदियों की बात करते हैं, किसी काम को करने के पहले या करने के बाद, तो आपको कुछ चरणों में उसको हाथ धोना होता है। जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है। दोनों एक आप जानती हैं, एक है सुमन के माध्यम से भी आप लोग करती है, उसे भी हम लोग देखेंगे। दोनों हाथों से अंगूठियां, चूड़ियां, कलाई, घड़ी या तो कोई अन्य आभूषण या तो फिर बैंड या कोई चीज पहने हुए है, धागा चीज होती है, तो उसको निकाल लेना है। फिर हाथ और हथेली को अच्छी तरह पानी से गीला करना है कोहनी तक, फिर साबुन लगाना है और फिर अच्छी मात्रा में इसका झाग बना लेना है। फिर दोनों हाथों की हथौलियों को आगे और पीछे से आपस में रगड़े और उंगलियों के बीच के एक स्थान से अच्छे से साफ करें। फिर अगला स्टेप है, एक हाथ के मुट्ठी बनाकर उंगलियों को पिछली सतह को रगड़कर साफ करें। अगला स्टेप है, अब एक एक कर दोनों हाथों के अंगूठे और अंगुलियों को रगड़कर साफ करना है। फिर एक हाथ के नाखून को दूसरे हाथ की हथेली पर रगड़कर साफ करें और दूसरे हाथ के लिए इसे उसी तरह से दोहराना है आपको। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई से कोहनी तक रगड़कर साफ करें और दूसरे हाथ के लिए इसे दोहराएं। अब हथेलियों को कोहनी से ऊपर रखते हुए पानी से हाथों को साफ करना है। अच्छी तरह साफ करने के बाद में उसको फिर हवा में सुखाना है। एक दूसरा आप जानती है कि इसे सुमन के बहुत प्रचलन में है, तो सुमन के में आप क्या है, इससे मेरे हाथ दिखाई दे रही है। सुमन के में क्या है, एस फॉर है सीधा, है ना, दिख रहा है ऐसे, है ना, सीधा। फिर है, अभी सीधा करिएगा पूरी अच्छी तरह से साबुन और लगाने के बाद में। फिर यू से है उल्टा, यानी कि दोनों हाथ हथेलियों के पीछे ले लीजिएगा, उल्टा। फिर एम से है मुट्ठी। अब मुट्ठी बना करके क्या करेंगे, यहाँ यहाँ इनके जो गड्ढे गड्ढे हैं वहां को रगड़िएगा दोनों हाथों का। और उसके बाद में है ए से अंगूठा, है ना, अंगूठा को रगड़िएगा। फिर आपको नाखून, नाखून से क्या करिएगा आप, ये नाखून कैसा करेंगे, तो हथेले की जो रेखाएं गड्ढे गड्ढे है वहां भी वो साफ हो जाएगा। दोनों हाथ में ऐसे करिएगा। फिर आपको लास्ट में कलाई, कैसे कलाई, दोनों हाथों की कलाई को ही करिएगा। फिर पूरे हाथ को अच्छी तरह से पानी से धोना है और फिर सुखाना है। तो ये चीज आप जो बच्चे का देखभाल करता है, माता है, उनको भी आप ये चीज बता सकती हैं। कब कब हाथ धो सकती है, कब कब हाथ धोना है, खाना खाने से पहले या बच्चे का को खाना खिलाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, बच्चे का मूत्र साफ करने बच्चे का मूत्र या तो मल साफ करने के बाद में, बच्चे के मल का निष्पादन के बाद में उनको हाथ की सफाई करनी है। फिर उसके अलावे भी अन्य परिस्थितियां हैं जिसमें कि वो हाथ धोना अनिवार्य है। जब हाथ गीले या अन्य स्थितियों में जब हाथ गीले या तो गंदे हैं, फिर खाना बनाने से पहले, खाना खाने के बाद, किसी बच्चे या तो बीमार व्यक्ति की देखभाल करने से पहले और उसका जो भी काम किए हैं उसके बाद में भी धोना है। फिर खांसने, छींकने, नाक पोंछने या तो नाक से छींक कर साफ करने के बाद अपने हाथों को धोना है। या तो फिर वैसे समय जो किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, फिर जानवरों, उनके चारे और मल के संपर्क में आने के बाद, घर से बाहर की गतिविधियों के बाद, घर की सफाई करने एवं कचरे को छूने के बाद में हाथ की सफाई जरूरी है। तो ये थे हमारे कि हम कब कब हाथ धोएंगे, कितने चरणों में कैसे चरणबद्ध उसको धोना है, कब धोना है, कैसे धोना है, ये चीज को हम लोगों ने अभी सीखा। जोहार।
हम लोग बात करने जा रहे हैं कि गृह भ्रमण के बारे में, कि हम लोग HBYC के तहत तीसरे माह में गृह भ्रमण करते हैं, छठे माह में करते हैं, 9वें माह में करते हैं और फिर 12वीं माह में किए जाते हैं, फिर 15वें माह में। तो हम लोग पहले जो 3 माह में गृह भ्रमण के दरमियान हम जब जाते हैं तो हम हमारी सैया दीदी हम क्या देखते हैं, तो हम लोग तीसरे महीने के विजिट से शुरू करते हैं। तो तीसरे माह में किए जाने वाले कार्य, तीसरे माह में किए जाने वाले कार्य में हम क्या करते हैं, सबसे पहले MCP कार्ड में वृद्धि निगरानी चार्ट को देखते हैं कि वृद्धि निगरानी चार्ट हमारा जो है वो सही से भरा हुआ है या नहीं। वृद्धि निगरानी चार्ट में अगर सही से दर्शाया गया है, चार्ट का उपयोग किया गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वृद्धि निगरानी चार्ट का में कमी है तो हमें वो सुनिश्चित करना कि आंगनबाड़ी केंद्र में जिस दिन टीकाकरण दिवस हो उस दिन उसको सुनिश्चित कराना और भराना, उसमें हमको एनएम के साथ मिलके वो सुनिश्चित करना है, ये ध्यान रखेंगे। और फिर है उसके बाद हम लोग देखते हैं एमसीपी कार्ड में गृह भ्रमण के दरमियान कि एमसीपी कार्ड में आयु के अनुसार टीकाकरण दिया गया है कि नहीं। अगर आयु के अनुसार टीकाकरण नहीं दिया गया है, छूटा हुआ है, तो फिर उसको भी हमको दुरुस्त कराना और वो छूटे हुए टीके को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या नजदीकी जो आपका टीकाकरण दिवस आयोजन होता है उसमें ले जाके उसको कंप्लीट कराना, अप टू डेट कराना, और फिर वो एमसीपी कार्ड में संधारण हो। और तीसरा है कि आरंभिक बाल विकास, जो समय आयु के अनुसार विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आयु के अनुसार विकास को भी देखना, जो कि एमसीपी कार्ड में हम लोग पिछला सत्र में कल के प्रशिक्षण में सुन चुके हैं। एमसीपी कार्ड में दर्ज किया हुआ है कि वो किस आयु एज में, किस आयु एज में क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए, क्या क्या गतिविधि करना चाहिए। अगर उस आयु के अनुसार वो बच्चा अगर वो गतिविधि कर रहा है तो हमें बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो हमें उसे अविलंब डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है और डॉक्टर के पास दिखाने की आवश्यकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि माँ का माँ देखभाल करता कुछ सलाह देंगे, तो क्या सलाह देंगे, कि सलाह देंगे कि 6 माह तक केवल माँ का दूध, सिर्फ और सिर्फ माँ का स्तनपान, माँ का ही दूध पिलाना है, दूसरा कोई भी ऊपरी आहार की शुरुआत नहीं करना है। तो इसको अगर बच्चे को माँ सिर्फ माँ का दूध पिला ही रही है तो हमें उसको प्रोत्साहित करना है, हमें उसको प्रोत्साहित करना है और कहना है कि नहीं बहुत अच्छा, आने वाले समय में 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का ही दूध देंगे, ऊपरी आहार शुरू नहीं करेंगे। अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी हो रहा है तो उसको समझना और फिर समझ के उचित सलाह देना, ये हमारे सहिया दीदी का जिम्मेवारी बनता है कि किन्हीं को अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो उसको बात करना और उसके अनुसार उसको सलाह देना, ताकि वो केवल और केवल स्तनपान 6 माह तक अपने बच्चे को कराते रहे। उसके बाद है कि हाथ धोना, जो अभी हम लोग तुरंत सुन ही रहे थे कि हाथ धोना कितना महत्वपूर्ण है और कब कब धोना चाहिए। ऐसे भी हम लोग ये मानते हैं कि हाथ धोना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और अभी हम लोग कोरोना के पीरियड में देख भी चुके थे कि हाथ धोने से कितना बचाव हुआ, और जो लोग हाथ धोने पर ध्यान नहीं दिए कितना इन्फेक्शन का सामना करना पड़ा। उस समय भी हम लोग महसूस किए जो कितना जरूरी था हाथ धोना, और हम लोग ये मानते हैं कि जब कहीं से भी बाहर से आते हैं तो भी हाथ धोना है, और कब कब घर के किस किस अवस्था में कौन कौन कार्य के दरमियान पहले और बाद में हाथ धोना बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग अभी बातचीत कर चुके हैं। और फिर अगर खतरे का चिन्ह में, तो हम लोग ये एमसीपी कार्ड में देखेंगे कि रेड कलर से भी इंडिकेट किया गया है। तो हमारे सैया दीदी को ये ध्यान देना है कि खुद भी देखें और घर वाले लोगों को भी बताएं कि एमसीपी कार्ड में जो रेड कलर से अंकित किया गया है, तो वो वाला चीज में अगर आपका बच्चा उस तरह से कोई भी प्रॉब्लम दिखता है कि बच्चा सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा है, तो वो वैसे परिस्थिति में
उसे तुरंत रेफर करना, ये जरूरी है। और ये आप एमसीपी कार्ड में रेड वाले इंडिकेटर में साफ दिया हुआ है। तो अगर इनमें से कोई भी तरह का चिन्ह आपको दिखता है कि व्यक्ति को देखकर भी शिशु का ना मुस्कुराना, अगर आप बच्चे को देख रहे हैं और बच्चा आपको देख के नहीं मुस्कुरा रहा है, तो वैसे स्थिति में भी आपको समझना होगा कि इसको ना कुछ दिक्कत है। दूध पिलाते या बात करते समय शिशु का मां से आंख ना मिलाना, अगर आंख नहीं मिला रहा जब बात कर रहे हैं तो दो माह के उम्र के बाद भी आंखों में भेंगापन है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है जब आप तीसरा माह के विजिट में जा रहे हैं। तो अचानक जोर से आवाज होने पर भी बच्चे का ना चहकना अथवा रोना, जैसे घंटी वगैरह हम लोग किट में दिए हुए हैं सैया दीदी को, तो बजा के देखना, अगर उस अवस्था में बच्चा चमक नहीं रहा है, उसके तरफ मूव नहीं कर रहा है। हाथ पांव सर व गर्दन की मांसपेशियों का अकड़ना व सर पर पीछे की तरफ झुक जाना, अगर ऐसा भी स्थिति होता है। फिर हाथ के अंगूठे को लगातार हथेली में दबाए रखना या मुट्ठी ना खोलना। तो इस तरह का कोई भी दिखता है तो हमें वो समझेंगे कि ये खतरे वाला चिन्ह है, इसे हमको रेफर करने की जरूरत है, डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। और यही है कि सही खेल एवं संवाद तथा लालन पालन की सलाह। तो ये वाला अगर गतिविधि अच्छे से कर रहा है तो हम मानेंगे कि मेरा बच्चा चुस्त दुरुस्त है। माँ के चेहरे को पहचानने की शुरुआत करना, परिचित को देखकर मुस्कुराना, आंख से आंख मिलाना, पेट के बल लेटने पर सिर को उठाना, तो ये सब अवस्था अगर दिख रहा है, खेल रहा है, तो बच्चा हम मानेंगे तंदुरुस्त है। और फिर लालन पालन की सलाह देना, तो उसी में आता है कि आप अगर कोमल हाथों से शिशु की मालिश करें तथा हाथों और पैरों की कसरत करवाएं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिशु को पेट के बल लेटने के लिए प्रोत्साहित करें। रोज शिशु को गले से लगाएं एवं उसके साथ खेलें। गले लगाने या रोकने पर लाड़ प्यार देने से शिशु बिगड़ते नहीं हैं। अपनी मातृभाषा में शिशु से रोज बात करें। बच्चे से 1 फुट की ऊंचाई पर रंग बिरंगे खिलौने लटकाएं ताकि बच्चा उसे देखने और ध्यान केंद्रित करे। बच्चा उसे देखे और उस पर ध्यान केंद्रित करे। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से डिजिटल उपकरण जैसे फोन वगैरह, टीवी वगैरह का इस्तेमाल ना करवाएं। और फिर इसके बाद है परिवार नियोजन के बारे में सलाह देना। अगर हम परिवार नियोजन के बारे में सलाह देने की बात करते हैं तो हम लोग अगर 3 साल का स्पेसिंग का विशेष तौर पर ध्यान देंगे। जब एक बच्चा उसका है और उसका विजिट में आप गए हैं तो 3 साल का स्पेसिंग और फिर अस्थायी विधि। तो 3 साल का स्पेसिंग और अस्थायी विधि है। अगर दूसरे बच्चे का है तो आप अस्थायी विधि का बात करते हैं। तो हम लोग परिवार नियोजन में मुख्यतः 2 विधि का बात करते हैं, अस्थायी एक अस्थायी। तो अस्थायी विधि में क्या है कि अगर पहला बच्चा है तो हम लोग उसको अस्थायी विधि का सलाह देते हैं और अस्थायी विधि का सलाह देते हैं। फिर परिवार से बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो अगर उनके तरफ से आता है कि नहीं हमको अस्थायी विधि के बारे में बताइए, तो फिर हम अस्थायी विधि का बास्केट ऑफ चॉइस का बात करते हैं कि उसको बहुत सारा चॉइस के बारे में बताएंगे कि अस्थायी विधि में क्या क्या है। तो अंतरा है, छाया है, कॉन्डोम है। तो इन सब चीजों के बारे में विस्तार से बताना और फिर उनसे उनका चॉइस लेना और उनको वो सुविधा मुहैया कराना, ये हमारा परिवार नियोजन के तहत ये जिम्मेवारी बनती है सैया दीदी का। और सैया दीदी अगर ये वाला कार्य को बेहतर ढंग से करती है तो इसमें इंसेंटिव भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप शादी के बाद 2 साल का डिलेइंग करवाते हैं तो 500 का इंसेंटिव आपको मिलता है। और अगर 3 साल का स्पेसिंग कंप्लीट कराते हैं तो 500 का इंसेंटिव है। और अगर दोनों कंप्लीट कर लेते हैं कि 2 बच्चे के बाद अस्थायी विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वो अपनाती हैं परिवार वाले, तो योग्य दंपति, तो उनको 1000 का इंसेंटिव आपको मिलता है। तो हमारे सैया दीदी से ये है निवेदन है कि वो इस इंसेंटिव को भी ध्यान में रख के और परिवार नियोजन को सलाह को बेहतर ढंग से दें ताकि आपका भी इंसेंटिव और परिवार वाले भी, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि बीमारी का प्रबंधन तथा रेफरल करना। आरंभिक विकास में देरी अगर होता है तो उसे हमें ध्यान देना है तुरंत
रेफरल करने की बात है। जैसे कि अगर बुखार का सिम्टम दिखाई दे रहा हो, निमोनिया का दिख रहा हो, या फिर दस्त वाला, तो दस्त वाले में अभी हमारे आगे ट्रेनर से अभी तुरंत बातचीत हो रहा था कि हम लोग ओआरएस का घोल बना के घर में पिला सकते हैं। तो वो वाली चीज है कि ओआरएस का घोल तो बना के पिलाएंगे, देंगे, लेकिन उसे रेफर करने की जरूरत है। अगर कंट्रोल आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें रेफर करना चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे छठे माह में किए जाने वाले कार्य। छठे माह में किए जाने वाले कार्य में है कि वृद्धि चार्ट का भरा जाना, वो फिर छठे माह भी देखना है कि वो वृद्धि निगरानी चार्ट भरा हुआ है कि नहीं, और आयु के अनुसार टीकाकरण वाला पार्ट यहाँ भी देखेंगे। और फिर आरंभिक बाल विकास की वो भी देखना जरूरी है कि एज आयु के अनुसार वो विकास हो रहा है कि नहीं और गतिविधि कर रहे हैं कि नहीं बच्चे। अगर गतिविधि नहीं कर रहे तो फिर यहाँ भी जिस तरह हम तीसरे माह में देखे थे, उसी तरह छठे माह में भी देखेंगे कि सिर को ना संभाल पाना। अगर हम बैठा रहे हैं और सिर संभल नहीं रहा, झुक जा रहा है, फिर क्या है कि सहारे के बावजूद भी ना उठ पाना। अगर बच्चे को हम सहारा दे रहे हैं उसके बावजूद भी नहीं उठ पा रहा है, तो वो भी देखना है। तो ये अगर आयु वृद्धि चार्ट का भरा जाना, फिर आयु के अनुसार टीकाकरण, फिर आरंभिक बाल विकास में हम ये देखेंगे कि इस तरह की गतिविधि में अगर बच्चा सही से विकास हो रहा है और सही से आयु के अनुसार वृद्धि और गतिविधि कर रहा है, तो वो भी हम इसमें देखेंगे आरंभिक बाल विकास में। और घर पर दें तथा सिखाएं। तो हम लोग आईएफए सिरप का भी बात कर रहे हैं कि एक तो है कि टीकाकरण दिवस के दिन वहां पर दिया जाता है और पिलाया जाता है। फिर आईएफए सिरप में हम लोग अभी बातचीत किए कि बुधवार और शनिवार को 1 ml पिलाना है। तो ये अगर आईएफए सिरप में हम ध्यान देंगे, और जो अभी पूर्व के प्रशिक्षक बोल चुके हैं कि दूध के साथ नहीं देना, ये ध्यान देंगे। उसके बाद ओआरएस घोल, ओआरएस घोल का भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि 1 लीटर पानी में 1 पैकेट घोलेंगे और 24 घंटे के अंदर उसका इस्तेमाल करना है। 24 घंटे अगर खत्म हो जाता है तो फिर उस ओआरएस के घोल को, बना हुआ घोल को इस्तेमाल ना करेंगे, फिर दूसरा घोल बनाएंगे, फिर दूसरा घोल बनाने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे सैयद दीदी कि हमें ओआरएस का घोल बनाने के लिए बताना घर वाले को, और फिर ये भी जरूर बताएंगे कि 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना है। 24 घंटे के बाद वो ओआरएस घोल का इस्तेमाल किसी भी हाल पे ना करें। अब है कि माँ जो सलाह देना है, तो माँ को जो हम लोग सलाह देने की बात करते हैं तो पूरक आहार तथा स्तनपान जारी रखने का। तो हम लोग अब यहाँ पर जब छठे माह में गए हैं तो पूरक आहार के बारे में बातचीत करेंगे कि ऊपरी आहार का शुरुआत करना, कि ऊपरी आहार का शुरुआत करना है। और ऊपरी आहार में जो हम लोग बात करते हैं कि जो ऊपरी आहार में बच्चे को क्या देना है, तो उसमें हम लोग ऊपरी आहार में ध्यान देंगे कि छठे माह से ऊपरी आहार की शुरुआत करेंगे और उसके महत्व के बारे में बताएंगे कि जो क्या महत्व है। और फिर अगर हम ऊपरी आहार शुरुआत नहीं करते हैं, ऊपरी आहार तथा स्तनपान दोनों को अगर जारी नहीं रखते हैं, तो बच्चा क्या होता है कि 6 महीने के बाद माँ के दूध से उसका जो भूख है मिटता नहीं है। इसलिए हमें ऊपरी आहार अगर नहीं देते हैं तो बच्चा कमजोर है, कुपोषित होने लगता है, बच्चे में चिड़चिड़ापन है, सुस्त होना शुरू हो जाता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ना, बच्चे को खाने के प्रति रुचि नहीं होना, उम्र के अनुसार वृद्धि और विकास नहीं होना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है इस बात का ध्यान देना कि 6 माह के बाद ये शुरू ऊपरी आहार का कर देना है, नहीं तो ये प्रभाव बच्चे में पड़ सकता है। और ऊपरी आहार के साथ साथ माँ के दूध भी देना, ये दोनों महत्वपूर्ण है। और ये दोनों चीज पर ध्यान रखना होगा कि ऊपरी आहार के साथ माँ भी अपना भी दूध पिलाए।
और फिर हाथ धोना। तो हाथ धोने का बारे में हम लोग चर्चा कर चुके कि हाथ कब कब धोना है और हाथ धोना कितना महत्वपूर्ण है। आरएफएस सिरप तथा ओआरएस का प्रयोग करना, तो आरएफएस सिरप का भी बातचीत किया और ओआरएस का भी। और खतरे के चिन्ह, अगर कोई भी खतरा का चिन्ह दिखता है, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अगर खतरे का चिन्ह में कि सिर का ना संभाल पाना, सहारे के बावजूद भी ना उठ पाना, अपनी पहुंच के अंदर की वस्तुओं को भी ना पकड़ पाना। अगर बच्चा सामने में कुछ भी गोलाकार खिलौना वगैरह रखते हैं उसको नहीं पकड़ पा रहा है, पेट के बल लेटने पर सिर ना उठाना पाना, गतिशील वस्तुओं को देखते समय सिर और आंखें एक साथ ना घुमा पाना। अगर इस तरह का कुछ दिखता है तो हमें उसे रेफर करने की जरूरत है। और खतरे के चिन्ह में है सही खेल एवं संवाद तथा लालन पालन की सलाह देना। तो हम लोग सही खेल और संवाद के बारे में और लालन पालन के बारे में सलाह देंगे, और वो एमसीपी कार्ड में भी दिया हुआ है। तो एमसीपी कार्ड में जब आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ग्रीन कलर से दिया हुआ कि क्या करते हैं बच्चे। तो अगर किसी वस्तु तक पहुंचने और हाथ से पकड़ने का प्रयास करना, अगर बच्चा कर रहा है जोर से हंसना और खिलखिलाना, अगर बच्चा ये कर रहा है तो समझेंगे कि बच्चा बहुत अच्छा लालन पालन बच्चे का हो रहा है। अगर बच्चा आ ई जैसी आवाजें निकालना शुरू कर दे रहा है, शीशे में अपने आप को देखने में रुचि रखने लगा है, सीधा पकड़ने पर सिर संभालना एवं सहारे के साथ बैठ पाना, आवाज की दिशा में सिर घुमाना, तो ये अगर कर रहा बच्चा और तो मानेंगे कि बच्चा बहुत अच्छे ढंग से है। तो ये आपका ग्रीन कलर का एमसीपी कार्ड में दर्ज है। फिर ब्लू कलर में आपको है कि सलाह देना, शिशु के साथ बात करें, उनकी आवाजों की नकल करें, जब वे आपकी नकल करें तब उनकी प्रशंसा करें। तो ये आप जरूर सलाह देंगे। और बच्चे के लिए रोचक आकर्षक वस्तुएं फर्श पर रखें और शिशु को खुद से वहां पहुंचने व खेलने दें। बच्चों को घर के बाहर ले जाएं और उन्हें बाहर की दुनिया से परिचित कराएं। छोटी उम्र में अंगूठा और उंगलियों चूसने से बच्चों को आराम मिलता है, इससे कोई नुकसान नहीं है, इसलिए इसे ना रोकें। तो ये हमें सलाह देना है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि परिवार नियोजन के बारे में फिर से बातचीत करेंगे जब छठे माह में जाएंगे। तब भी जब तक हम जब विजिट में जाएंगे तो एक बार परिवार नियोजन के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। तो तीसरे महीने में भी चर्चा की और छठे माह में भी जरूर चर्चा करेंगे। अब हम लोग इसी तरह 9वीं माह में जब हम सैया दीदी जाती हैं तो 9वीं माह में भी देखेंगे कि वृद्धि चार्ट का भरा हुआ, जो हम लोग पिछला बार भी देख चुके हैं। आयु के अनुसार टीकाकरण भी देखेंगे, आरंभिक बाल विकास भी देखेंगे, और फिर आईएफए सिरप दर्ज करना। तो आईएफए सिरप जो भी हम दे रहे हैं, आईएफए सिरप उसको एमसीपी कार्ड में दर्ज वाला ये जरूर देखेंगे कि आईएफए सिरप का जो बच्चे को पिलाया जा रहा है तो वो पिला के इसमें टिक मार रहे हैं कि नहीं घर वाले। अगर माँ और पिताजी में से कोई एक जन इसको जरूर टिक मारेंगे, ये बताना, ताकि उसके बच्चे को कोई टिकट कोई खुराक छूटा नहीं। इससे यह भी दिखेगा और यह भी पता चलेगा कि कितना खुराक अभी तक खा चुका। तो ये आपका चार्ट एमसीपी कार्ड में है। तो ये चार्ट को कैसे टिक मारना है और उस टिक मारने का सही तरीका को घर वाले को बताना हमारे सैया दीदी का जिम्मेवारी बनता है। और फिर उसको देखना, अगर उसमें कहीं पर एमसीपी कार्ड में सही से दर्ज नहीं है तो उसको दर्ज करवाना। और आप खुद दर्ज करके बताएंगे तो जरूर दर्ज होगा। और इससे यह पता चलेगा कि जो बच्चे को आईएफए सिरप दिया जा रहा है वो सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इससे ये निगरानी हो सकता है, देख सकते हैं। तो सैया दीदी जरूर इसको देखेंगे बेहतर ढंग से। और अगर घर वाले माता पिता नहीं भर रहे तो उसको भरने के लिए बताएंगे और टिक मारने के लिए सिखाएंगे और इसमें दर्ज कराएंगे।
फॉलो अप करेंगे तथा घर पर दें। आईएफए सिरप और ओआरएस, हमको ध्यान देना है कि अगर शॉर्टेज हो जा रहा है, आईएफए सिरप का खुराक खत्म हो गया है, तो फिर हमको रिफिलिंग कर देना है, दोबारा नेक्स्ट दूसरा बोतल उपलब्ध करा देना है उसके घर में, और ओआरएस का पैकेट भी उपलब्ध करा देना है, ताकि इमरजेंसी के लिए उनके घर में ये रहना जरूरी है, इसलिए हमें यह ध्यान देने की जरूरत है। और देखभाल में मैं एक सलाह देना मैं कि पूरक आहार तथा स्तनपान जारी रखना, ये सलाह देंगे कि दोनों जारी रखना। अगर वो दोनों चीज जारी रख रहे हैं तो हमें उसको हमेशा ध्यान देना है कि उसका प्रशंसा करना और उसे प्रोत्साहित उत्साहित करना, ताकि वो उस चीज को कर रहे हैं तो उसको और अच्छा लगे और वो उसको बरकरार रखे। और फिर हाथ धोना, हाथ धोने वाले भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, कब धोना है, कैसे धोना है। और आईएफए सिरप तथा ओआरएस का प्रयोग, आईएफए सिरप और ओआरएस का भी प्रयोग पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर खतरे का अगर कोई चिन्ह दिखता है, खतरे का कोई भी चिन्ह दिखता है, वो भी एमसीपी कार्ड में आप देखेंगे। एमसीपी कार्ड में आपको दिखेगा कि अगर खतरे का चिन्ह है कि पलट ना पाना, बच्चा अगर पलट नहीं पा रहा है, अगर बैठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रहा है, अगर सरल शब्द जैसे पापा, मामा, बाबा आदि नहीं बोल पाना, और वस्तुओं को देखने के लिए हर बार सिर को एक ही तरफ झुकाना, आवाज की दिशा में नहीं मुड़ना, जिधर से आवाज आ रहा है अगर उधर नहीं मुड़ रहा है, तो ये भी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर ऐसा है कि फिर इसमें हम लोग देखेंगे वही 3 कलर है, अगर ग्रीन वाला स्थिति में है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमें उसे सलाह देंगे। सलाह क्या देंगे? बच्चों को वस्तुओं को बार बार गिराने, पकड़ने हो, फेंकने दें, नम्रता हो, धैर्य दिखाएं। बच्चे को साफ सुथरे एवं सुरक्षित बर्तन खेलने के लिए दें। लुका छुपी जैसे खेल खेले, बच्चों के पसंदीदा खिलौने छुपा दें और देखें कि बच्चा उसे खोज पाता है या नहीं। तो ये हम सलाह देंगे और फिर आगे परिवार नियोजन के बारे में बातचीत करेंगे। परिवार नियोजन से संबंधित अस्थायी विधि और अस्थायी विधि के बारे में बताएंगे। अगर 12वें माह में किए जाने वाले कार्य, तो हमें 12वें माह में जब विजिट में जाते हैं तो एमसीपी कार्ड जांच करें, तो एमसीपी कार्ड में क्या देखेंगे? वृद्धि चार्ट को भरा है कि नहीं वो देखना है, आयु के अनुसार टीकाकरण लगा है कि नहीं ये देखेंगे, आरंभिक बाल विकास के बारे में देखेंगे कि उम्र के साथ के अनुसार विकास का क्या स्थिति है, और फिर आईएफए सिरप का दर्ज करना, जो फिर हम पिछले बार भी चर्चा किए, तो इस बार भी जाएंगे तो देखेंगे एमसीपी कार्ड में कि आईएफए सिरप जो खिलाया जा रहा है उसको दर्ज कर रहा है कि नहीं, टिक मार रहा है कि नहीं। अगर टिक मार रहा है तो अच्छी बात है, प्रोत्साहित करेंगे, और नहीं मार रहा तो फिर हम दुरुस्त करवाने का काम करेंगे कि उसमें टिक सही से मारे। फिर फॉलोअप करें तथा घर पर दें। आईएफए सिरप फिर हम वही देखेंगे कि अगर खत्म हो गया है तो दोबारा विजिट के दरमियान हम लेके जाएंगे आईएफए सिरप और ओआरएस, और दोनों उपलब्ध कराएंगे। अगर खत्म हो गया है तो, नहीं खत्म हुआ है तो देख लेंगे कि फिर नेक्स्ट 3 महीना का चलने लगे तो फिर नेक्स्ट बार में देंगे। लेकिन ये हमें ध्यान देना है कि उसके घर में आईएफए सिरप का शॉर्टेज ना हो, वो हमें मुहैया करा देना है गिरा भरमन के दरमियान। तो फिर है कि सलाह देना, तो हम माँ को सलाह देने में क्या करेंगे? पूरक आहार तथा स्तनपान जारी रखने का सलाह देना। तो पूरक आहार का हम लोग सलाह देते हैं कि पूरक आहार जारी रखें। तो उसके बाद है कि पूरक आहार को जारी रखें, फिर हाथ धोना, फिर आईएफए सिरप तथा ओआरएस का प्रयोग के बारे में फिर से हम देखेंगे कि वो कहीं भूल तो नहीं गई है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि ओआरएस का घोल किस तरह बनेगा। 1 लीटर पानी में बनना है, फिर 24 घंटे तक ही इस्तेमाल करना है। तो ये हमें जब विजिट में जाए तो इसको बताना जरूरी है और इसको बताएंगे। और फिर आईएफए सिरप का भी कि आपका डिस्पेंसर लगा हुआ है, 1 ml निकालना, यूज करना है, अगर दिक्कत हो रहा है तो करके दिखाएंगे, करेंगे। और फिर हम इसमें भी खतरे का चिन्ह ढूंढेंगे कि अगर कोई खतरे का लक्षण है तो खतरे के चिन्ह में
फिर हम लोग यहाँ पर खतरे का चिन्ह देखेंगे, और खतरे का चिन्ह में अगर कोई भी सिम्टम दिखता है तो उसे बताएंगे कि ये वाला खतरे का चिन्ह है, इसे रेफर करने की जरूरत है, इसे डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। तो खतरे के चिन्ह में जैसे उंगलियों और अंगूठे से छोटी चीजें ना उठा पाना, अगर हम छोटी चीज गिरा चुके हैं और वो बच्चा उठा नहीं पा रहा है, गोद में जाने के लिए हाथ ना बढ़ाना, अगर आप हाथ बढ़ा रहे हैं, उसको गोद लेना चाह रहे हैं, वो आपके तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा है, नाम बुलाने पर भी नहीं सुनना, ना कोई भी प्रतिक्रिया ना करना, और फिर अपने सामने छिपाए हुए खिलौनों को भी ना खोज पाना, लुका छिपी जैसे खेल ना खेलना। तो ये सब अगर दिखता है तो ये हम मानते हैं कि ये थोड़ा खतरे का लक्षण है, इसे डॉक्टरी सलाह की जरूरत है, और हमें ऐसे अवस्था में उसको डॉक्टरी सलाह के लिए रेफर करेंगे और डॉक्टर से दिखाएंगे। सही खेल एवं संवाद तथा लालन पालन की सलाह देना, तो इसमें क्या है कि खिलौनों को पहुंच से थोड़ा दूर रखें और बिना सहयोग के बच्चे को उसे पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इस तरह का गेम हम बच्चे के साथ बता सकते हैं, घर वाले को खुद भी करके दिखा सकते हैं। खेलते समय बच्चे दूसरों को गलती से चोट पहुंचा सकते हैं, उन पर नाराज ना हो, उन्हें सावधानी से खेलने के लिए सिखाएं। तो यह भी ध्यान देना है कि हमको नाराज नहीं होना, सावधानी से सिखाना है। अपने बच्चों को कहानियां सुनाएं और चित्रों वाली किताबें पढ़कर सुनाएं। आसपास की वस्तुओं को दिखाएं और उनका नाम बताएं। तो ये बहुत जरूरी चीज होता है कि आसपास की चीजों को दिखाना, पेड़ है, किताब है, कोई भी, और उनका नाम बताएं। तो और फिर इसके बाद हम लोग परिवार नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे, परिवार नियोजन के बारे में बातचीत करेंगे, और परिवार नियोजन से संबंधित अस्थायी विधि और अस्थायी विधि के लिए फिर बात करेंगे। और हम लोग इसी दरमियान अगर उसके तरफ से आता है कि हम ये विधि अपनाना चाहते हैं तो उसका लिस्टिंग करना, और उसको अस्थायी विधि है तो उपलब्ध कराना, अस्थायी विधि अपनाना चाहता है तो उन्हें सेंटर तक लाना और उसे सुविधा मुहैया कराना, ताकि अस्थायी विधि का वो लाभ ले सके और अस्थायी विधि का उपयोग कर सके। तो अस्थायी विधि तो घर पर देते हैं, अस्थायी विधि के लिए सेंटर में लाना सुनिश्चित करेंगे। तो 12वीं माह के बाद हमारा विजिट होता है 15वें माह में। तो 15वें माह में भी एमसीपी कार्ड को पहले हम देखेंगे कि वृद्धि चार्ट का भरा जाना, वृद्धि चार्ट सही से भरा हुआ है कि नहीं। और वृद्धि चार्ट में जब भी हम देखेंगे तो वृद्धि चार्ट में क्या दिखता है, वो उसमें 3 तरह का कलर दिखता है कि हरा, पीला और लाल। तो तीनों में हम देखते हैं कि ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अगर बच्चा हरा में है तो इसका मतलब है कि लगातार 3 महीने वृद्धि चार्ट देखने के बाद पता चलता है कि बच्चे का वजन और लंबाई सही से बढ़ रहा है, और ये वो स्वस्थ है, ये भी उससे दिखता है। इसलिए भी हमें ये चीज देखना है और घर वाले को भी डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं। और पीला वाला में क्या है कि बच्चा खतरे की रेखा की तरफ जा रहा है। तो अगर ये इंडिकेटर दिखता है तो ये आप बता सकते हैं कि बच्चे खतरे की ओर जा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और परिवार द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका वो बच्चा रेखा की तरफ जा रहा है, मैंने खतरे की तरफ जा रहा है, इसलिए सभी को ध्यान देने की जरूरत है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में भरता है, वहां अगर ध्यान नहीं देता है तो हमारी सैया दीदी घर जब गिरा भ्रमण जाते हैं उस समय इस बात को ध्यान जरूर दें, और वो चीज घर वाले से भी बातचीत करें, डिस्कस करें। और तीसरा लाल, बच्चा खतरे की श्रेणी में है, तत्काल उपचार की जरूरत है। अगर लाल की तरफ जा रहा है तो तुरंत उसको उपचार की जरूरत है। ये वृद्धि चार्ट को भरना और वृद्धि चार्ट में ये इंडिकेटर दिखता है, इसके बारे में भी बातचीत करना महत्वपूर्ण है। और फिर आयु के अनुसार टीकाकरण की भी बात करना, टीकाकरण के महत्व के बारे में बताना, और वो आयु के अनुसार ले रहा है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना, और अगर नहीं ले रहा है तो उसको सुनिश्चित करना। और फिर आरंभिक बाल विकास, अगर बच्चे का आयु के अनुसार, उम्र के अनुसार वृद्धि हो रहा है, विकास हो रहा है, खेल कूद रहा है, तो ये भी देखना। और आईएफए सिरप का जो खिला रहा है
तो वो घर वाले लोग उसमें एमसीपी कार्ड में दर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो करवाना, अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। फॉलो अप करें तथा घर पर दें। हमको ये फॉलो अप करना, देखना है कि ओआरएस घर में है या नहीं और आईएफए सिरप पे क्या स्थिति है। अगर खत्म हो गया तो चेंज करेंगे और नहीं है तो रहने देंगे। तो ये भी हमको दोनों चीज को ध्यान देना है और जब भी गिरह भरने में जाए तो दोनों चीज देखना जरूरी अवश्य है कि उनके घर में है या नहीं है। ऐसा भी हम लोग देखने को मिलता है कि हमारी सैयद दीदी थोड़ा सा ध्यान नहीं देती हैं तो पता चलता है कि आईएफए सिर्फ खत्म हो गया और वो घर वाले लोग बोले नहीं और हम उसको देखे नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है जब आप देखते हैं तो ये दोनों चीज को एक बार अपने से देख भी लें, पूछने के अलावा। पूछने से होता क्या है कि उनको भी आइडिया नहीं हुआ, जब आप देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाते हैं। इसलिए सैयद दीदी जरूर ये काम करेंगे कि ये दोनों चीज देख लेंगे कि है कि नहीं। फिर है कि सलाह देना, तो पूरक आहार तथा स्तनपान का हम लोग बात करें कि स्तनपान भी जारी रहेगा और ऊपरी आहार भी का भी बात करें कि ऊपरी आहार उम्र के अनुसार विविधता के साथ। तो खाद्य विविधता वाला भी बातचीत करेंगे कि अगर हम लोग विविधता नहीं देते हैं, अगर उसका ध्यान नहीं देते हैं तो उसके बारे में भी स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की जानकारी की कमी उसके बारे में बताना कि खाद्य की विविधता के महत्व की के बारे में और फिर पोषण का स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है। और उसके बावजूद फिर बहुत सारे जगह होता है क्या रीति रिवाज। तो ये तीनों चीज में हमको देखने की जरूरत है और उसके अनुसार सलाह देने की जरूरत है। बच्चा खाना नहीं पचा पाएगा, बहुत सारा रीति रिवाज होता है, निगल नहीं पाएगा, तो हमको अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से बनाने का जो हम लोग प्रशिक्षण सैयद दीदी को पहले मॉड्यूल में भी दिया जा चुका है कि ऊपरी आहार में हमें शुरुआत में क्या ध्यान देना है और शुरुआत के आहिस्ते आहिस्ते उसको कैसे कड़ा करना है और फिर उस बच्चे को उसके अनुसार हमें खिलाते रहना है। तो ऊपरी आहार में दीदी अगर ध्यान देंगे कि ऊपरी आहार जब भी शुरू करते हैं तो विविधता का ध्यान देना बहुत जरूरी है और वो देंगे तो निश्चित रूप से बच्चा और फिर अलग अलग बदल बदल के चीजों को खिलाना। अगर बदल बदल के खिलाते हैं तो बच्चा चॉइस से खाएगा और अच्छा से वो उसके सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा और उसको और खाने का इच्छा भी बढ़ेगा। फिर है हाथ धोना, तो हाथ धोने का बात करते हैं। फिर है आईएफए सिरप तथा ओआरएस का प्रयोग करना और फिर खतरे का चिन्ह। फिर हम लोग देखते हैं कि खतरे का चिन्ह में अगर उंगली और अंगूठे से छोटी चीजें ना उठा पाना, फिर है कि गोद में जाने से नहीं, बिना बिना मदद के खुद के पैरों पर खड़ा ना हो पाना, छोटी वस्तुओं को डिब्बे में ना डाल पाना और फिर माँ के इशारों का जवाब ना दे जैसे शिशु अपनी ही दुनिया में खोया हो। रोजमर्रा के कार्यों के लिए दोनों हाथों का प्रयोग ना कर पाना, किसी एक हाथ के प्रयोग को प्राथमिकता देना, ऐसा कहने पर उंगली से संकेत ना करना, बबली बताओ कि आपका खिलौना कहाँ है। अगर ये इस तरह के अगर पिता या आप बच्चे को आवाज देते हैं और वो अगर रिप्लाई नहीं देती है, फिर दादा पापा माँ जैसे सरल शब्दों को ना बोल पाना। तो अगर ऐसा दिखता है तो हमें उसे समझ में आना चाहिए ये वाला खतरे का लक्षण है, तो इसे डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। फिर है कि सही खेल एवं संवाद तथा लालन पालन की सलाह। तो धकेलने वाले खिलौना बच्चे को दें जिससे वो चलना सीख सके। हम लोग देखते हैं कि आजकल बाजार में वो मिलता भी है लकड़ी वाला चक्का लगा हुआ खिलौना जो बच्चों को चलने के लिए शुरुआती दौर में दिया जाता है, तो वो उपलब्ध कराना ताकि बच्चे उससे चलना सीख सके। कुछ फल एवं खिलौने बच्चे को दें, उन्हें पहचानने को कहें, डिब्बे में डालने एवं निकालने को कहें। अपने बच्चों से सरल प्रश्न पूछें, उन्हें बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये हमें ध्यान देना है कि उसे ये सलाह देना है कि ये चीज करते रहें ताकि माँ और पिताजी माँ और
पिता अगर इन चीजों को ध्यान देंगे तो बच्चा निश्चित रूप से स्वस्थ और बच्चा का विकास सही होते रहेगा। तो ये सलाह देंगे और फिर परिवार नियोजन के बारे में बातचीत करेंगे। परिवार नियोजन के बारे में अस्थायी और अस्थायी विधि के बारे में बताना। अस्थायी विधि अगर वो अपनाना चाहते हैं तो उसे सूचीबद्ध करना और उसको सुविधा उपलब्ध कराना। अस्थायी विधि अपनाना चाहते हैं तो अस्थायी विधि के लिए बास्केट ऑफ चॉइस के से चुने हुए वस्तुओं को उपलब्ध कराना ताकि वो परिवार नियोजन का लाभ ले सके। करने जा रही है, इतनी सीखा है उन्होंने, वो मिल रही हैं, चर्चाएं कर रही हैं, उनको सलाह दे रही हैं। तो सलाह के बाद अब उनको कुछ रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग भी करना है और उनको प्रपत्र भी दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। इस सभी को मालूम है कि उन लोग के लिए गृह भ्रमण जब जा रही हैं तो इसके तहत HPYC एक बुकलेट दिया हुआ है, उसमें एक प्रपत्र है। उस प्रपत्र को वो जिस बच्चे का भी भ्रमण करने जा रही हैं तो उसके अनुसार उसको दर्ज करना है। तो अभी हम सैया के पास या NM के पास 2 रिकॉर्ड है। एक MCP कार्ड है जो मातृत्व और बाल सुरक्षा कार्ड है, उसमें वो हर बच्चे और माताओं का पूरा दर्ज रहता है। और प्लस सैयाओं के लिए जब वो अपना भ्रमण कर रही है तो 1 पेज का उनका भी एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है जो सभी सैया भर रही हैं। और अभी फिलहाल कुछ अपडेट भी उसमें हुए हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि वो कार्ड क्या है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये आपका कार्ड है जो आप लोग भर रहे हैं अपने फील्ड में, जिसमें इस तरह का दिखता है। इसमें उस बच्चे का विवरण रहता है कि वो किस तरह का है। अमूमन इसमें जानकारी रहती है कि वो किस बस्ती का है, ब्लॉक का है, कौन से ज़िला का है और कौन से उपकेंद्र का है। इसमें बच्चे का नाम, अगर बच्चे का नाम नहीं आया है तो उसमें XX लिख सकते हैं या खाली छोड़ सकते हैं। जब बच्चे का नामकरण हो जाएगा तो उसमें भरा जा सकता है। फिलहाल अगर नाम दे दिया गया है तो लिखेंगे, अगर नामकरण नहीं हो पाया है, अमूमन नामकरण तो बच्चे का 1 महीना के बाद हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो XX लिखेंगे, लेकिन नाम पूछ लें अगर उनका है। फिर लड़का या लड़की वो इसमें लिखेंगे माँ का नाम, पिता का नाम, बच्चे का जन्म जब कब हुआ है वो विवरणी देनी है। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोग का जो MCP कार्ड के अंदर जो दर्ज हुआ है वो ID देना है। और कुछ हम लोगों ने अपना HBNC कोड भी दिया हुआ है, वो भी इसमें दर्ज करना है जिससे कि बच्चों को ट्रैक किया जा सके। और ये कौन से माह का है वो भी आपको तिथि देनी है। इसमें जिस माह का वो बच्चा है विजिट करने जा रहे हैं उस तारीख के आगे ही आपको उसको कंप्लीट करना है। और ये हर माह उसका चलता रहेगा। जैसे 30 माह वाला हो गया है तो 6ठे माह वाला भरेंगे, फिर 9 माह हो गया है तो फिर 12 माह का, उसी तरह 15 माह का। उस बच्चे का एक प्रपत्र पूरे 5 महीना का रहेगा और एक ही शीट में रहेगा, ना कि ऐसे 5 प्रपत्र भरना शुरू कर दें। नहीं, आपने जिस प्रपत्र में भरा है उसी प्रपत्र में उसकी 5 विजिट का डिटेल रहेगा। शुरुआत होती है क्या बच्चा बीमार है, हाँ या नहीं। यहाँ पर आपको हाँ या नहीं में लिखते चले जाना है। यदि हाँ है तो उसको रेफ़र किया गया कि नहीं गया उचित सहूलियत के लिए। उसी तरह स्तनपान जारी है कि नहीं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। फिर पूरक आहार जो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, देखिए यहाँ 3रे महीने में शुरू नहीं करना है, 6ठे महीने के बाद से आपको इसको शुरू करना है।
उसी तरह यहाँ पर क्रॉस लगे हुए हैं जो जिस माह में वो गतिविधियाँ या वो आपको देखनी है करनी है वो उसी के तहत लिखी गई है। उसके बाद बच्चे का वजन कार्ड एमसीपी में रिकॉर्ड करना है और यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है कि हाँ या ना, कि जो एमसीपी कार्ड है उसमें बच्चे का वजन दर्ज किया गया है कि नहीं किया गया है, वो आपको यहाँ पर दर्शाना है, ना कि यहाँ पर आपको वजन लिख देना है। वो एमसीपी कार्ड में ही रहेगा, यहाँ पर आपको सिर्फ हाँ या ना लिखना है। और इसमें अगर नहीं किया है तो नहीं लिखेंगे, और अगर कर दिया गया है तो एमसीक्यू पार्ट में अगर जो किलोग्राम में वज़न दर्ज है वो आपको यहाँ पर वज़न को लिखना है। अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा, अगर लिखा हुआ है एमसीपी कार्ड में तो हाँ, तो उस हालात में आपको यहाँ पर बच्चे का वज़न लिखना है, वो भी किलोग्राम में। उसके बाद वृद्धि चार्ट की बात की जा रही कि यदि हाँ है, वृद्धि चार्ट भरा गया तो बच्चा कौन सा वर्ग में है, हरा, पीला, लाल, वो तीनों में से उस माह कौन सी कैटेगरी में था वो आपको लिखना है। यहाँ हाँ या ना नहीं लिखना है। नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है, हाँ हुआ है तो आपको ये लाल पीला हरा भरना है, लिखना है। उसके बाद उसी तरह आंगनबाड़ी में उसका वजन लिखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है। अगर नहीं रिकॉर्ड किया गया है तो नहीं लिखेंगे, अगर रिकॉर्ड कर लिया गया है तो जो एमसीपी कार्ड में दर्ज है बच्चे का सेंटीमीटर में, वो लंबाई सेंटीमीटर वाला यहाँ लिख लेना है। उसी तरह बच्चे का वृद्धि चार्ट है उसको लिखना है, और बच्चा अगर गंभीर है, वजन मतलब बच्चा गंभीर अवस्था में है जिसमें कम वजन का है, तो उसको अगर एमटीसी रेफर किया गया है कुपोषण उपचार केंद्र को, तो यहाँ पर लिखना है हाँ या ना में। अगर गया है तो हाँ लिखना है, नहीं रेफर हो पाया है तो नहीं लिखना है। उसी तरह हम लोग ने डेवलपमेंट की बात की थी, विकास जो बच्चों में हर माह में अनुसार वो होनी है, तो वो उस जो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं उसके अंतर्गत तीसरा माह, छठा माह, 9वां माह, 12वां या 15 में वो स्टेज क्लियर किया कि नहीं किया, वो चीज़ें उसमें विकासात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, हाँ लिखें, और नहीं हो रहा है उस तरह का नहीं तो नहीं लिखेंगे, और उसके बाद उसको रेफ़र करवाएंगे अगर नहीं कैटेगरी में आ रहा है तो। उसी तरह बच्चों का टीकाकरण की जांच स्थिति में उसके सारे टीके लग गए कि नहीं लग गए, उम्र के अनुसार जो लगना चाहिए था वो हाँ या ना में देना है। फिर खसरे का टीका, विटामिन ए की खुराक अगर दी जा रही है तो उस माह, इसमें 2 ही माह में दिया जाना है। फिर ओआरएस जो घर में उपलब्ध कराया गया उनको पैकेट में, वो उनको दिया गया कि नहीं दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर आपको हाँ या ना लिखना है। उसी तरह के आपको आयरन फॉलिक एसिड का जो सिरप है जो उपलब्ध कराया गया है घर में, वो नहीं कि आपको आंगनबाड़ी में खिलाया गया है, ये आपका बात हो रहा है कि उनको दिया गया है और घर में वो उपलब्ध है, उसका हाँ या ना यहाँ पर आपको बताना है। उसके बाद हमारे आयु वर्ग में वो सेवाएं क्या दे रही हैं, क्या उसने परामर्श दिया कि नहीं दिया सैया ने, वो इसमें हाँ या ना लिखना है। जैसे 6 माह में केवल स्तनपान कराएं, वो परामर्श दिया है तो हाँ लिखें, नहीं दिया है तो नहीं लिखें। पूरक आहार पर, हाथ धोने पर, लालन पालन, परिवार नियोजन का, ओआरएस का, आयरन सिरप देना है नहीं देना है उस पर। फिर लास्ट में वो अपना हस्ताक्षर किस माह का है, किस वर्ष का है, वो तारीख के साथ करेगी, और ये एनएम को सत्यापित करते हुए अपना भुगतान के लिए वो बीटीटी या सैया साथी को जमा कर देगी, और इस ओवरऑल भुगतान पर उनका पेमेंट किया जाएगा रिपोर्टिंग फॉर्मेट पे। तो हमने अभी पढ़ा कि वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है। इसको उसको जो मिला है उसको हर महीने जब जब विजिट है उसको दर्ज करना है, और प्लस एमसीपी कार्ड में भी दर्ज कराना है, और
सबसे बड़ी बात है कि सैया साथी या आशा फैसिलिटेटर हैं, वो जब भ्रमण में जा रही हैं तो ज़रूर ये दोनों चीज़ों को जांचें कि वो सैया द्वारा सही से किया जा रहा है कि नहीं जा रहा। और हर माह का जो फॉर्म भरेगी, हर एक विजिट का, जो तीसरा, छठा, 9वां, 12वां, 15वां है, उसमें 50 रुपये पर भ्रमण मिलेगा। कुल 250 रुपये का उसमें किया गया है। और सैया साथी इसको जितने भी सैया हैं उसका कम से कम 10% वो सत्यापन खुद से वो देख कर कराएगी। और उसके बाद सत्यापन के बाद वो जमा करेंगी और उसका वो भुगतान उसके अकाउंट में ऑनलाइन के माध्यम से किया